ध्यान, मतलब जो बीए वाले लोग रहेंगे उन लोग जो प्राइमरी लेवल टीचर का एग्ज़ाम के लिए जब हम लोग फॉर्म भरेंगे तो सेकंड पेपर मतलब मिडिल लेवल का टीईटी पास करना उसमें ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन। ठीक है, पूरे 30 नंबर का ये आता है एग्ज़ाम में, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। ये जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये दोनों में कॉमन रहेगा, है ना। प्राइमरी का जो पेपर होगा फर्स्ट पेपर उसमें भी रहता है तथा मिडिल लेवल का जो पेपर होगा उसमें भी रहता है। ठीक है, तो आज आप लोग इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पूरे 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इसमें आंसर समझाऊंगी भी। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन है भूख और प्यास है। भूख और प्यास क्या है? ये जन्मजात प्रेरक है। मतलब कोई बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही वो दूध पीना प्रारंभ कर देता है। तो ये जो भूख और प्यास क्या आएगा? जन्मजात प्रेरक होंगे। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को संक्षिप्त में समझाऊंगी, नहीं तो वीडियो क्या है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। मतलब कक्षा में बच्चों और टीचर के बीच में बातचीत कैसे होनी चाहिए? तो पहला है उद्देश्य केंद्रित। मतलब कोई भी टॉपिक जो टीचर बच्चों को पढ़ाता है उससे ही रिलेटेड उसको कक्षा में बात करना चाहिए ताकि वो टॉपिक जो है बच्चों को अच्छे से समझ आए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आएगा यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, यदि कोई छात्र है जो मतलब स्कूल में हमेशा ही लेट से आता है तो हम क्या करेंगे? मतलब एक टीचर क्या करेगा? तो इसका आंसर आएगा बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। मतलब बच्चे से टीचर को पूछना चाहिए कि वो देरी जो हमेशा जो विद्यालय में लेट से आ रहा है उसका क्या कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? ठीक है, शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम मतलब सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? तो सृजनवादी उपागम। सृजनवादी उपागम मतलब बच्चों को अच्छी क्रिएटिविटियों के द्वारा सिखाने ही क्या आएगा? सृजनवादी उपागम होता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? ठीक है, मतलब स्कूल में शिक्षक जो है वो बच्चों से स्नेह भी करता है, ये भी सही है ना। बी है क्रोध। अगर से बच्चा कुछ गलती करेगा तो टीचर उस पर गुस्सा करके उसको समझाएंगे तो वो क्रोध भी करता है। ठीक है, तीसरा है सी दोषारोपण। मतलब यदि किसी बच्चे ने कुछ गलत काम किया या कोई होमवर्क वगैरह नहीं किया तो भी उसके पर भी दोषारोप शिक्षक कर सकता है, लेकिन एक शिक्षक जो है अपने छात्रों से घृणा नहीं कर सकता। तो डी आंसर आएगा घृणा। ठीक है, छठवां नंबर का क्वेश्चन है परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? मतलब अगर से कोई भी शिक्षक जो है वो प्रश्न पत्र बनाता है तो उसको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने छात्रों से? समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। मतलब जिसका बच्चा समझकर और उपयोग करके उत्तर दे सके। तो आंसर आएगा सी, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। ठीक है, सातवां नंबर का क्वेश्चन है एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। तो मतलब एक कक्षा है जिसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले, मातृभाषा बोलने वाले छात्र हैं, तो इससे क्या होगा? कक्षा का वातावरण क्या होगा? सीखने के समृद्ध संसाधन होगा। मतलब बच्चे लोग जो है वो एक दूसरे की भाषा सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। मतलब टीचर ये जानने की कोशिश करेगा कि बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या होगा? ठीक है, 9वां नंबर का क्वेश्चन है निष्पत्ति लब्धि IQ का सूत्र होता है। तो IQ का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? IQ = EA/MA × 100। इससे हम लोग किसी भी बच्चे का क्या निकाल सकते हैं? IQ निकाल सकते हैं। ठीक है,
10वें नंबर का क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे, तो इसका आंसर आएगा ये, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। मतलब अगर जैसे एक शिक्षक है उसको क्रियात्मक शोध करना आता है तो वो बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है उसको, या तो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या समझने में या लिखने में, तो वो क्या कर सकेगा, उसकी समस्या को जानकर उस समस्या का हल ढूंढ पाएगा। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु, ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप लोग शिक्षक भर्ती कभी एग्ज़ाम दिलाएंगे या कोई भी टेट दिलाए, चाहे सीजी टेट दिलाए या यूपी टेट दिलाए या सेंट्रल टीटी दिलाए, सभी में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। ठीक है। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये सिद्धांत दिए हुए हैं सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये सिद्धांत को आपको मनोवैज्ञानिक से मैच करना है। ठीक है। तो आप लोग पढ़ के मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा, डी नंबर का आएगा। ओके फ्रेंड्स। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। मतलब कोई भी बच्चा अगर से क्लास में चुप रहता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, है ना। या तो पारिवारिक वातावरण उसके घर का सही नहीं होगा, या हो सकता है कि बच्चों को क्लास में वो सही वातावरण नहीं मिल पा रहा होगा जिससे वो अपनी बात रख सके। तो शिक्षक को चाहिए कि वो इसके कारण को पता करके उसके बच्चे की समस्या को दूर करे। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो बच्चों का जो है भी सतत और व्यापक मूल्यांकन लिया जाता है नई शिक्षा पद्धति के अनुसार, तो उसका मतलब क्या अर्थ है। तो उसका आंसर आएगा बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। मतलब बच्चा जो सीख रहा है और जो समझ रहा है उसको सही तरीके से उसका अनुमान लगाना कि बच्चे ने कितना सीखा है। ये हम लोग किससे पता लगा सकते हैं, मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है। 15वां नंबर का क्वेश्चन है, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है। जो शिक्षा जो है बालक केंद्रित दी जाती है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो उसमें पहला आएगा, गृह कार्य प्रदान करना सम्मिलित नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को क्लास में ही सिखाया जाता है उनके अनुसार, लेकिन उनको जो है गृह कार्य नहीं दिया जाता है। ठीक है। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है। ठीक है। ये जो कथन है वो किसने दिया है, ये पूछा गया है। तो ये कथन किनका है, R.W. टेलर का। ठीक है। टेलर ने ही ये प्रतिभाशाली बालकों के विषय में ये वाला कथन दिया है। ठीक है। 17वां नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों को सिखाने सीखने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें कैसे मिलेगी, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ जैसे बच्चों को टीचर करा रहा है तो उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो कार्य कर रहा है उसको बार बार उनको समझाए कि वो कार्य उन्हें किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम है तो आप क्या करेंगे। मतलब बच्चा अधिगम अक्षम है, मतलब उसको कोई भी परेशानी हो रही है, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड हो या लिखने से या समझने से, तो उसकी अक्षमता किस प्रकार की यह जानकारी उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। मतलब बच्चे को किस में परेशानी आ रही है, या लिखने में आ रही है या पढ़ने में आ रही है या बोलने में या समझने में। शिक्षक को चाहिए कि उसका पता लगा के वो उसको दूर करे। तो आंसर आएगा बी। 19वां नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब इस राष्ट्रीय रूपरेखा के पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है वो हमको इसमें बताना है। तो आंसर आएगा ये, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उसमें तो चुनाव होते ही है।
अध्यक्ष से रिलेटेड, ठीक है, तो ये इसमें नहीं है। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि बच्चा अच्छे से हर भाषा को सीख पाए, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, ये भी सही है। बच्चा अधिक से अधिक बोलेगा तो ये वो भाषा सीखेगा। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधि आयोजित की जानी चाहिए, हाँ, जैसे वाद विवाद वगैरह करवाना चाहिए, ये भी सही है। ऐसे लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। बच्चा बार बार कोई चीज़ को लिखेगा, किसी भाषा को पढ़ेगा, बोलेगा और सुनेगा तो वो भाषा सीखेगा। तो ये सारे कथन जो है वो बच्चों के भाषाई विकास के संबंध में सही है। तो आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। ओके, 21वां नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? मतलब क्लास में बच्चों को हमको किस प्रकार बैठाना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा कक्षा में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। मतलब एक शिक्षक बच्चों को जिस प्रकार की गतिविधियाँ कराता है उसके अनुसार ही उनकी बैठने की